चलिए क्लास 9th। अब देखो भाई, अब तक लास्ट क्लास में मैंने वन शॉट वीडियो दिया आपको ग्रेविटेशन का पूरा थियोरेटिकल विद इन 20 मिनट्स। आज मैं आपको वो 4 टाइप न्यूमेरिकल से कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आप बोलोगे हाँ सर, अब न्यूमेरिकल से भी डर नहीं लगता। मेरे बच्चों क्लास 9th, अब मैं आपके साथ आ गया हूँ केडी सर, पूरे पूरे फिजिक्स का पूरा वन शॉट वीडियो सबके साथ लेकर के आपको एक एक चीज को डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। माय टुडेज मेन गोल इज दैट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके खुद से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस कर लो कि चीटिंग नहीं करोगे। और सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन टीचर देता ही है, ठीक है, लेकिन मुद्दा है कि आपको स्कूल में कोई पढ़ा रहा है ऐसा या नहीं पढ़ा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन आस्क हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सिंपल। देखो बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले लेट मान लो, सबसे पहले लेट ये मान लो कि मान लो दो मास बॉडी था, एक मास m1 है और एक मास m2 है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r, ठीक, और दोनों के बीच का फोर्स फिर कितना होगा। तो भाई मन में दोहराओ मेरे साथ, दो मास बॉडी m1 एक m2, एक m1 एक m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो बच्चे बता दो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा। g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो सिंपल सी बातें को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। बोल रहा है कि अगर मैं इसके डिस्टेंस को आधा कर दूं तो इसके फोर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो बताओ न्यू फोर्स कितना होगा, बताओ न्यू फोर्स कितना होगा। भाई सुन, जी ना जिंदगी में कभी बदलता था, ना बदलता है, ना बदलेगा, पक्की बात। क्वेश्चन कह रहा है कि मास में कोई चेंजिंग है ही नहीं, तो m1 m2 जैसा था वैसा ही है। हाँ गुरु, वैसा ही है। डिस्टेंस में क्या बदलाव हुआ है, साफ साफ कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। डिस्टेंस अब r नहीं रहा बेटा, वो बन चुका है r/2। क्या बन चुका है बेटा, r/2। मतलब डिस्टेंस अब r नहीं रहा, r/2 का होल स्क्वायर हो गया। पहले r था, अब क्या बन चुका है, r/2 का होल स्क्वायर। तो डाटा क्या बन जाएगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन अगर सॉल्व करोगे तो g m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर अपॉन 4। अबे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही तो होगा। अब जनरल मैथमेटिक्स है मेरे बच्चों, जनरल मैथमेटिक्स ये है कि ये 4 किधर चला जाएगा, ऊपर। 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। और जैसे ही 4 ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, जैसे ही 4 ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एफ न्यू शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 टाइम्स ऑफ g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रहा है। नाउ अब ये जो वैल्यू है g m1 इंटू m2, ये कहां देखा तुमने, शुरुआत में ही देख लिया था सर, शुरुआत में ही देख लिया था। बस इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दो 4 टाइम्स ऑफ f, मतलब जो नया फोर्स है वो पुराने से 4 गुना है, 4 टाइम्स ऑफ f। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते ही है, पूछता ही है, निश्चित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस और भी डिस्कस करूं, देखो तो कॉपी उठा लो, कॉपी उठा लो भाई, आज कॉपी उठा लो, आज क्वेश्चन का तड़का देखना, बस मजा ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं, तुम्हें सिखाऊंगा। बस उससे पहले मन में ये दोहराओ, अगर दो मास है, क्या मास है, दो मास है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब उसमें क्या बदलता है नहीं बदलता, उसके बाद हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, वैल्यू को पुट किया, चीजें खत्म किया। नाउ कम टू द पॉइंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले गौर से देख लो, इस क्वेश्चन को पहले गौर से देख लो, और अगर तुम्हें समझ में आए तो क्वेश्चन को ट्राई करो। इसमें 3 पार्ट है भाई, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को थोड़ा गौर से देखो और समझो। व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड, फिर से बोल रहा है व्हाट हैपेंड। अच्छा, फिर से बोल रहा है व्हाट हैपेंड। तो पहले सॉल्यूशन नंबर 1 कर दो। तो सबसे पहले व्हाट हैपेंड बोल दिया, तो पहले शुरुआत में क्या होगा, दो मास होता होगा जिसका डिस्टेंस पहले r होता होगा। तो बताओ इस दोनों के बीच का फोर्स कितना होता होगा, तो F इक्वल क्या होता होगा, g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। बताओ यहां तो कोई समस्या है तो। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला पार्ट के लिए। बोल रहा है
द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर बेटा अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड बोल रहा है, इसका मतलब मास बस डबल हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। मास लिखा है, मासेस लिखा है, दैट इज द पार्ट। यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। भैया मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, सिर्फ एक मास का ऑब्जेक्ट डबल्ड है, बाकी का नहीं है। मतलब सर जो न्यू फोर्स होगा सर 100% आप ये कहना चाह रहे हैं जी तो जी ही रहेगा सर, लेकिन एक मास क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 हो गया, और दूसरा मास m2 था, m2 ही रहेगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आर स्क्वायर, नाउ द आंसर बिकम्स, जो न्यू फोर्स होगा क्या होगा देखो, तो क्या लिखेंगे 2g m1 इंटू m2 अपॉन बेटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो हम लोग, f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले की तरह लिख सकते हैं सर। तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ f, अर्थात आंसर क्या आया, f न्यू पुराने फोर्स से 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ f। बताओ कोई दिक्कत? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, देन व्हाट इज द आंसर, क्या होगा इसके बीच का आंसर? तो याद रखिएगा एफ न्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ एफ होगा। बात खत्म, जाओ चेक कर लेना। जो कह दिया वो फैसला होता है, वो फाइनल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केडी सर पढ़ा रहे हैं आपको, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। फिजिक्स में दंगल कर दूंगा अगर दिक्कत आ गई तो, वादा है तुमसे, ठीक है। अगले में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, सिर्फ डिस्टेंस कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि भैया सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो जो पहले था अब अगली बार डिस्टेंस क्या हो गया है, ट्रिपल्ड हो गया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ आर हो गया। उसी में एक और पार्ट है बेटा, एक और उसमें पार्ट है कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, एक बार डबल हुआ, एक बार ट्रिपल हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार डबल कर दिया, एक बार ट्रिपल कर दिया। वो दूसरा वाला आंसर है, ये पहला वाला आंसर है। कोई समस्या है क्या, बताइए आप जल्दी से, कोई समस्या है बताओ। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला कर दें तो देखो बेसिक फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला सर, फॉर्मूला ये था सर, क्या था सर, F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले केस में देखो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 में कोई बदलाव नहीं, बट डिस्टेंस में क्या बदलाव हो गया, r किस में बदल चुका है, 2 टाइम्स ऑफ r हो चुका है, तो इसको स्क्वायर कर दोगे तो आंसर हो जाएगा, जो न्यू फोर्स तुम्हारा r है बेटा, जो न्यू फोर्स आपका r है बेटा, वो जी m1 इंटू m2 और 4 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर हो जाएगा। भाई देख 2 का तो स्क्वायर होना ही है निश्चित, और ऑब्वियस है r का भी स्क्वायर तो होगा ही ना, क्योंकि 2 दूना 4, 2 2 जा 4 और r का स्क्वायर। देन द फाइनल आंसर इज 1/4 टाइम्स ऑफ g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तुमने f माना हुआ है, तो f न्यू हो जाएगा मेरे बेटा, f न्यू हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ f। लिख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत हो बता देना, ठीक है। ये केस किसके लिए था, 2r के लिए केस था। जब डबल रहेगा तो भैया इस बात को भूलिएगा नहीं कि वो कितना हो जाएगा, f न्यू जो होगा सर वो हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स ऑफ f। जाओ चेक कर लेना, जो कह दिया वो फाइनल होता है, जो कह दिया वो फाइनल होता है भाई, वो आपने देख लिया अभी जस्ट, ठीक है। अगर ट्रिपल्ड वाला केस होगा तो जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा, अगर ट्रिपल्ड वाला केस होगा तो गुरुजी कुछ नहीं, फिर से हलवा हो गया। ट्रिपल वाला केस होगा तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, बस चीजों को समझना है बेटा कि एफ न्यू अगर निकालना है तो फिर से हम लोग को क्या लिखना है, जी तो चेंज नहीं होगा, m1 m2 भी चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब चेंज क्या हो रहा है, बेटा चेंज क्या हो रहा है, आर क्या बन चुका है, आर अब बन चुका है कितना, आर बन चुका है 3 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2, 3 3 9 आर स्क्वायर, तो एफ न्यू हो जाएगा मेरा बेटा 1/9 टाइम्स ऑफ एफ। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनका भी हैफेल्डी अच्छा होना चाहिए। 9th क्लास जुड़ जाओ एकदम तरीके से, क्योंकि आपको आज समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, और ये एग्जाम में अगर आए तो फिर बात करना मुझसे कि गुरुजी
आपने जो पढ़ाया, आपने जो न्यूमेरिकल करवाया वो आ गया और सच में मजा आ गया। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स, आपको इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को समझा पा रहा हूं और सिखा पा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है तो अब मैं आगे क्वेश्चन बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ था भाई, एक क्वेश्चन बचा हुआ था। क्या था क्वेश्चन? द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बोल रहा, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। अरे वाह, मजेदार। तीसरा पार्ट में कह रहा है बेटा, तीसरा पार्ट में कह रहा है कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। मतलब इनिशियली क्या था फॉर्मूला? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर था, ये सबके लिए कॉमन था। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम न्यू फोर्स बताओ। भाई देख यार, न्यू फोर्स में जी तो चेंज नहीं होगा, मास के बारे में बात कह रहा है वो कि दोनों डबल कर दिया उसने, 2m1 इंटू 2m2, दोनों डबल कर दिया। अब m1 क्या बन चुका है? 2m1, m2 बन चुका है 2m2। क्वेश्चन तुमने देखा, तुमने क्वेश्चन देखा, क्या देखा क्वेश्चन? द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर वो डबल्ड बोल रहा है बेटा, अगर वो डबल बोल रहा है तो दोनों में 2m1 और 2m2 लगा दिया, डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं है, तो 2 दूनी 4 जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। एफ न्यू कितना होगा बेटा? एफ न्यू कितना होगा बच्चे? जल्दी से बता दो। 4 टाइम्स ऑफ एफ नहीं होगा, बोलो 4 टाइम्स ऑफ एफ नहीं होगा। कुछ गलती है तो कमेंट जरूर करना ताकि हर बच्चे तक बात पहुंच सके। अगर सही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। तो इसका एफ न्यू जो होगा बेटा वो 4 टाइम्स ऑफ एफ होगा। जाओ घर में चेक कर लो, बहुत मजेदार सवाल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को सीख लो, समझ लो, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इस सारे सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके करते तो दैट इज बेटर फॉर यू। अगला क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देना चाहता हूं। जैसे मान लो अगर वो कोई बोला, क्या बोला गुरुजी? अगर कोई बोला कि what happened to the force, what happened to the, what happened to the force of gravitation if gravitation, okay, what happened to the force of gravitation? अब ध्यान सुनिएगा। if, ठीक है, if distance नहीं, if the mass of two objects reduced by 4 times and reduced by 4 times and distance also reduced by 4 times, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, जब 2 बार ये रिड्यूस और रिड्यूस आए ना तो याद रखना आंसर आता है, पहले सिखा दूं, 2 बार रिड्यूस दिख जाए ना, दोनों चीज रिड्यूस हो रहा है तो आंसर में सीधा लिख देना नो चेंज, आंसर में सीधा लिख देना नो चेंज। सर प्रूफ करके दिखाओ मुझे। चलो बता रहा हूँ, प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखना ध्यान से, देखो पहला फॉर्मूला तो जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, दिमाग में सेट कर लो। ये जनरल क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको बताया, जब भी तुम क्वेश्चन में देख लेना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर लिख डालना बच्चे, आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखो न्यू फोर्स निकालना है, तो न्यू फोर्स में क्या कह रहा है? दोनों मास क्या कह रहा है बेटा? दोनों मास रिड्यूस हो रहा है, कितने टाइम्स? 4 गुना। तो जी रहेगा, m1 भी 4 गुना रिड्यूस हो रहा है, m2 भी 4 गुना रिड्यूस हो रहा है, यस सर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी 4 गुना रिड्यूस हो रहा है। ओके, स्क्वायर कर दो, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? जी m1 इंटू m2 अपॉन 4 चौके 16 r स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, 4 चौके 16 मतलब 4 4 16, अंडरस्टूड? तो 4 4 16 जी m1 इंटू m2
आर स्क्वायर अपॉन 16, कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लो। तो एफ न्यू इज इक्वल टू, जो स्मार्ट है मैथ्स में 16 काट देंगे ऐसे ही, जो स्मार्ट नहीं थोड़ा ध्यान देना, जी m1 इंटू m2, ठीक, 16 नीचे आएगा, ठीक है, इंटू नीचे तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, एक 16 नीचे है, 16 से एक 16 कट जाएगा, क्या बचा अपने को, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों साफ सुथरी बात, क्वेश्चन खत्म। इसके हिसाब से ये समझ में आ गया आप लोगों को कि एफ न्यू जो है पहले वाले फोर्स के बराबर आ गया। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि देयर इज अ नो चेंज एट ऑल। इसलिए एक ट्रिक याद रखो, इफ रिड्यूस्ड कम्स 2 टाइम्स, रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, ऐसा आपको लग रहा है डिस्टेंस और मास दोनों साथ में रिड्यूस हो रहा है, तो इस लॉजिक को याद रखना भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, याद कर लो बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत जल्दी से बताओ मुझे, अगर समझ में आया तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए आइए, अब मैं आगे क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं आपके साथ, तो क्या मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलूं? यस सर, आगे लेके चलिए। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो मुझे नहीं पता। सामने क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम स्मार्ट हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा ऊपर गया, ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ, 49 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल है जो ऊपर की तरफ गया, जूम, बॉल है ऊपर गया, जूम, ठीक है, कितने स्पीड के साथ, 49 मीटर पर सेकंड के साथ, 49 मीटर पर सेकंड के साथ। 100 बार समझाया तुम्हें कि जब भी किसी चीज को तुम ऊपर फेंकते हो, जब भी किसी चीज को तुम ऊपर फेंकते हो, तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा, जो फाइनल वेलोसिटी होती है एट मैक्सिमम हाइट, याद रखना, एट मैक्सिमम हाइट, याद रखिएगा बेटा, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा गुरु समझ गया, कितना हाइट वो ट्रेवल किया, कितना हाइट वो ट्रेवल किया, मुझे क्या पता सर, ठीक है, एच के बारे में पता नहीं है। अच्छा, कोई चीज ऊपर जाता तो ए क्या बन जाता है, प्लस जी या माइनस जी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो ए टर्न्स टू माइनस जी, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना माना गया है बेटा, उसके अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू माना गया है वो वैल्यू होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या? देखो, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि तुम 10 यूज करो, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि आप 10 यूज कीजिए, तब तक आप 9.8 यूज करिएगा, आपके न्यूमेरिकल में आपको बहुत सुविधा मिलेगा। अच्छा सर, समझ गया सर, आगे बढ़िए सर। आगे ही बढ़ रहे हैं भाई, आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ देखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, u है और h है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। हाँ गुरु, सब बात पता है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का जिक्र है? नहीं। तो आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बताया था कि ऐसा इक्वेशन जहां पे टाइम की चर्चा ना हो, ऐसा इक्वेशन जहां पे टाइम की चर्चा ना हो, जिसमें u v a को दर्शाया जाए और डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया जाए, तो वहां कौन सा इक्वेशन लगता है? थर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लगता है बेटा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो -2gs becomes the h। now बच्चे, now is the time to represent the equation, is the time to represent the equation। v क्या हो गया? 0। u क्या होगा बेटा? u क्या होगा जल्दी बता। u कितना दिया हुआ है? 49 का स्क्वायर। देखो, फिजिक्स एक और रोल बता रहा हूं, कभी भी मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट में चल के कुछ चीजें कट पिट जाएगा। -2g, g कितना है? 9.8। हाइट के बारे में पता नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो ये पहला पार्ट चल रहा है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो कॉपी में फर्स्ट पार्ट करके लिख रहे हैं ना। तो पहला पार्ट चल रहा है ये, तो पहला पार्ट का आंसर आने वाला है बेटा, पहला पार्ट का आंसर आ चुका है बेटा। देखो, लगभग 49 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 9.8h बराबर क्या लिखूंगा? 49 का सर स्क्वायर लिखोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ h इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर को क्या 2 बार लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख लो, आपके घर की खेती है, लिख लो। 2 इंटू 9.8। अब थोड़ा सा मैथ समझो, अगर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 इंटू 49, ठीक है,
एक बार 2 लिखा, 9.8 हो क्या 98, और ऊपर 10 लिख सकता हूं क्या? कोई समस्या क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो भाई इसको अब सॉल्व करने का, समस्या को रिजॉल्व कर दो, बस काम हो जाए मेरा भी। तो जल्दी से 2 5 जा 10, 49 2 जा 98। अच्छा सर, तो 49 इंटू 5 अपॉन 2 सॉल्व करो भाई। तो 45 5 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 21 22, 225। 225 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 225 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, लगभग वही आएगा कुछ, जो भी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। रिजॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए, दैट वाज द आंसर, दैट इज द मीटर। ये आंसर मीटर में आ गया। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, यहां तक तो मजा ही मजा है सर, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं सर। बहुत सुंदर बेटा, यहां तक टेंशन की बात नहीं है। आप सीख गए, मुझे अच्छा लगा। अब सुनना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? सेकंड पार्ट बच्चे ये कहता है द टोटल टाइम, क्या कहता है? द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। टोटल टाइम उसको चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। टोटल टाइम चाहिए। अब देखना, यहां से बॉल गया ऊपर, यहां से बॉल गया ऊपर, कुछ कैसे गया बॉल ऊपर, ऐसे। यहां पे भी हम लोग पढ़ाते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। हमेशा याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम माना जाता है, क्योंकि हम लोग इसको वैक्यूम में मानते हैं। अगर मान लो एक डब्बा है जिसमें वैक्यूम है, अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हो और वो नीचे आता है, दोनों का समय सेम माना जाता है इन द केस ऑफ द वैक्यूम। तो जाने के टाइम पे टाइम T1, आने के टाइम पे टाइम T2। तो तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, T1 निकाल लो बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी U कितना है बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी U कितना है? 49। कितना है? 49। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है? U प्लस 80। पहला टाइम T1 निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए ये लिख दिया। अब देख, जब भी कोई चीज ऊपर गया तो एक तरीके से ये 0 हो गया, ठीक है सर। U कितना होगा ऊपर जाने के टाइम पर? U कितना था? 49 था सर। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर जाए तो A बिकम द माइनस जी, और माइनस जी का वैल्यू कितना होता है? माइनस 9.8 सर। और ये T1 हो गया, तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? तो 49 अपॉन 9.8 सर, मतलब 98 इंटू 10। 49 2 जा 2 5 जा, कुल मिलाकर T1 की वैल्यू कितना आ गया? 5 सेकंड। अगर T1 की वैल्यू 5 सेकंड है तो T2 की वैल्यू भी कितना होगा? 5 सेकंड होगा ना बेटा। जूम 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 जूम, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना होगा आंसर में? टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 एंड द आंसर बिकम्स 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड बिकम्स द 10 सेकंड। दिस मच इज द आंसर। नोट कर लीजिए, थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन भाई ये क्वेश्चन 3 नंबर का टीचर देता है बड़े प्रसाद के रूप में, लो भाई कर लो। लेकिन क्लास 9 ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। इसमें तुमने 2-3 बातें सीखा। क्या क्या बातें सीखा बेटा? कि कोई भी बॉडी अगर सर ऊपर जाता है, क्या सीखा आपने? कोई भी बॉल अगर ऊपर जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे, फाइनल वेलोसिटी लास्ट में चल के 0 हो जाता है, ठीक है। या कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, या कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ 0 हो माना, लेकिन गिरने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो सकता है उसका 0 हो जाए। लेकिन अगर तुमसे पूछता है ग्राउंड के जस्ट ऊपर, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0। जस्ट ग्राउंड से ऊपर की बात अगर होगी, जस्ट ग्राउंड से ऊपर की अगर बात होगी, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं मानी जाएगी, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकलेगा जरूर। इज इट क्लियर? दूसरी बात आपने सीखा, ऊपर जाते टाइम पे टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने टाइम पे टाइम ऑफ डिसेंट। ये T1 और T2 इन वैक्यूम, इन T1 और T2 इन वैक्यूम, T1 T2 क्या होता है? इक्वल होता है बेटा। आप कल जाके 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, उस टाइम पे भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे कि यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय, दोनों समय क्या होता है? सेम होता है इन वैक्यूम। इस टाइम पर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा हाई लेवल लेके चला जाता हूं मैं फिजिक्स को, लेकिन इस चीज को समझ लो। लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस के टाइप आपको दिखाया मैंने आज। इस क्वेश्चन को अगर तुम कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम खिलाड़ी। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और स्क्रीनशॉट लो। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, एक स्टोन है जिसको रिलीज किया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर। जूम मतलब टॉप ऑफ द टावर कुछ ऐसा, टॉप ऑफ द टावर। चलो बनाते हैं टावर। टावर टावर टावर, ये रहा टावर। मान लो ये ऐसा टॉप ऑफ द टावर है। किसका टावर है भाई? ये मान लो
जियो 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 जियो। मान लो ऐसा टावर है, ठीक है, अच्छी बात है सर, टावर है। एक बच्चा टावर में बैठा हुआ है, उसने क्या किया, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, यूं गया, ठीक है। जब नीचे की तरफ आता है, जब वो नीचे की तरफ आता है, वो स्टोन, वो नीचे की तरफ वो स्टोन को फेंका, नीचे की तरफ जैसे ही गया तो एक इसमें चेंज हो गया प्लस जी। प्लस जी बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी को जी बोलते हैं भाई, नीचे आने के टाइम पे प्लस बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर, समझ गया सर। फिर बोलता है कि जो टावर की जो हाइट है ना बच्चे, वो 19.6 मीटर है, अच्छी बात है। फिर बोलता है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देख 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 भाई, काली जुबानी से बोलते हैं, एक बार जो बोला वो होता है, जस्ट टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी बता दो। मतलब अगर वो ऊपर से गिरा हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, खत्म, क्वेश्चन बन गया। देखो हम v स्क्वायर इक्वल टू क्या लगा देंगे, u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है, तो v निकालना ही है सर, तो u तो 0 है सर, और 2 बन गया g, और ये बन गया h सर। तो v स्क्वायर इज इक्वल, v स्क्वायर क्यों लिख रहे हो सर, बेसिकली अंडर रूट 2gh, 2gh लगा दो, तो 2 तो 2 ही रहेगा गुरु, और g 9.8 है गुरु, और h 19.6 है आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे मैथ्स को, तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या 19.6 नहीं बनेगा, 19.6 इंटू 19.6, इसका मतलब जो v की आंसर हो जाएगा बेटे, अगर तुम इसको ध्यान दोगे तो इसका रूट से जब निकलेगा तो एक ही तो निकलेगा, दिस इज द आंसर, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। बाय दिस वे वी आर कंक्लूड द ग्रेविटेशनल टाइप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे बाहर आ जाए ना तो फिर बात कर लेना, इससे बाहर आ जाए तो बात कर लेना। अब मैं अगले क्लास में ग्रेविटेशन का पावर प्रेजेंटेशन लाऊंगा और डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाऊंगा, उसके लिए तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ग्रेविटेशन का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा इस बार एफएलडी एग्जाम में, बता देना पूरी दुनिया को। थैंक यू क्लास।